आई एम मीनाक्षी बयानी एंड वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी ट्यूटोरियल्स। आज हम क्या करेंगे? आज हम क्लास 12th का एज यू कैन सी कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स करेंगे, क्योंकि इट इज नवंबर एंड एज यू ऑल नो। एंड हमको ये अपना एज यू ऑल नो कि मैंने अपना सिलेबस बहुत लेट स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने अपना चैनल ही काफी लेट खोला है। आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग, लेकिन अगर आपको प्रायोरिटी बेसिस पे कुछ समझना है तो आप मुझे कभी भी कमेंट कर देना, मैं आपको वो वीडियोस पहले बना करके दूंगी। एट प्रेजेंट पार्टनरशिप वगैरह आप लोग सब कर चुके हो। इन केस एनपीओ अगर में आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने रेशियो वाला पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। कैश फ्लो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल ट्राई टू कंप्लीट कैश फ्लो ऑल्सो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पता है, काफी सारे मार्क्स आते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अपने आई कार्ड में आप देखना पहले ही वीडियोस में आपको दे चुकी हूँ, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाउ टू स्कोर 100 and 100 इन अकाउंटेंसी। और आज मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर शुरू करवा रही हूँ, क्योंकि ये नया चैप्टर है, आप मेरे ख्याल से हर स्कूल में ही स्टार्ट हो गया होगा। सो इन केस अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप जरूर कमेंट करके बताना। सबसे पहले मैं इसका थ्योरी बताती हूँ। शेयर्स क्या चीज होती है? शेयर्स आपको पता है क्या कि कोई भी लिमिटेड कंपनी या जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो शेयर्स के थ्रू अपने पैसे रेज करती हैं, शेयर मार्केट के थ्रू। शेयर मार्केट का नाम आपने सुना होगा, बीएससी एनएससी, वहां से। तो आपको ये भी पता है कि कंपनी जो होती है बेसिकली वो उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है एंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। ये सब चीजें आप अपने बिजनेस वगैरह में करके आ चुके हो। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, उसकी कॉमन सील होती है, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मार्केट फॉर पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑफ कोर्स, एंड मैनेजमेंट एंड ओनरशिप अलग अलग होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वो 3 तरह की होती है: अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये सब थ्योरी पार्ट आप बिजनेस में कर चुके हो। मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बता रही हूँ। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। दूसरी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड तीसरी होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, तो ये 3 तरह की कंपनियां होती हैं हमारे पास। अनलिमिटेड कंपनी वो होती है जो कि जहां पे कोई लिमिट नहीं होती लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स की। मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी या इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ हमें किसी की लायबिलिटीज वगैरह क्लियर करनी है तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, सारे शेयर होल्डर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी, जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी से मतलब जो लायबिलिटी थी मेंबर्स की, इट इज अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी दे हैव गिवन, कि इतना पैसा वो कम से कम देंगे एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तीसरी होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ऐसी कंपनी में जो लायबिलिटी होती है इट इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स। जितना पैसा शेयर्स का आपने नहीं दिया है, खाली उतना ही पैसा आपसे लिया जाएगा, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, और एक होती है प्राइवेट कंपनी। आपको पता है प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज नॉट अलाउड एंड दैट इज रिस्ट्रिक्टेड, एंड जो नंबर ऑफ इसके मेंबर्स होते हैं वो 200 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, और आप पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए अपने शेयर्स के लिए। फाइन। अब पब्लिक कंपनी में जो होता है आपको पता ही है कि यहाँ पे कोई माने मिनिमम और मैक्सिमम जो नंबर्स होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं प्राइवेट में मैक्सिमम जो होते हैं वो 200 होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, आप पब्लिक को इन्वाइट कर सकते हैं अपने शेयर्स के लिए। दे आर फ्रीली इवन ट्रांसफरेबल इन द शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज में जो होते हैं। अब सबसे पहली बात, शेयर कैपिटल क्या होता है? ठीक है, शेयर कैपिटल का मतलब होता है जो कैपिटल कंपनी शेयर्स को इश्यू करके रेज करती है। शेयर्स, अब जैसे कई इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो अलग अलग अमाउंट कंपनी में लगाते रहते हैं, लेकिन कोई सेपरेट कैपिटल अकाउंट नहीं होता, मतलब इन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस का एक कंसोलिडेटेड कैपिटल होता है जिसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। अलग अलग तरह के शेयर कैपिटल होते हैं। सबसे पहला ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। ये ना हम बैलेंस शीट में लिखते हैं सिर्फ, लेकिन इसके टोटल में इंक्लूड नहीं करते। ये वो होता है जिससे हमने कंपनी को स्टार्ट किया होता है। वो अमाउंट जो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, बेसिकली स्टार्ट नहीं किया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। और मैक्सिमम कैपिटल जो कि कंपनी जिस हद तक लास्ट में इश्यू कर सकती है शेयर्स को, वो होता है मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल जो कंपनी ने इश्यू किया है सब्सक्राइब करने के लिए, पब्लिक को दिया है, वो होता है इश्यूड कैपिटल। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑथराइज्ड कैपिटल,
जो कि मैक्सिमम अमाउंट आप इश्यू कर सकते हो। दूसरा मैंने बताया आपको इश्यूड कैपिटल, जो अल्टीमेटली आपने इश्यू किया है। तीसरा होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब आपने मार्केट में इश्यू जितने शेयर्स किए थे उसमें से सब्सक्रिप्शन कितने शेयर्स के लिए आए। मान लीजिए आपने 20,000 शेयर मार्केट में इश्यू किए, ठीक है, और आया है 18,000 का सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितना होगा? 18,000 होगा, ठीक। तो ये होता है सब्सक्राइब कैपिटल। और इसके बाद होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, यानी कि 18,000 का मान लीजिए 10 रुपया पर शेयर था, अगर पूरा आ जाता है तो 1,80,000 जो है आपका ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप है। लेकिन मान लीजिए कुछ शेयर होल्डर्स थे, मान लीजिए 200 शेयर होल्डर्स ने अभी भी आपको 10 रुपए का कुछ भी पैसा नहीं दिया, तो ये 200 रुपया इसमें से माइनस हो जाएगा एंड 1,798,000 ये जो अमाउंट होगा ये होगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। मतलब जितना मेरे पास अल्टीमेटली आया पैसा वो होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, ठीक है। तो ये होता है। और हम इनको शो कैसे करते हैं, जैसे हम बैलेंस शीट में इनको शो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि वो आपको क्लियर रहे, क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि शो करके दिखाइए, ठीक है, तो आपको आना चाहिए वो चीज भी। जैसे हम क्या करेंगे कि शो हम ऐसे करते हैं कि जैसे बैलेंस शीट मान लीजिए आपने बनाई ऑफ जिसकी भी थी एज ऑन जिस डेट को थी, ठीक है। यहाँ आएगा मेरे पास में एक लाइन, फिर यहाँ आता है पर्टिकुलर्स और यहाँ पे आएगा आपका ये नोट नंबर होता है, और यहाँ आता है करंट ईयर, क्या लिखेंगे? अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट करंट ईयर, ठीक है, और ये अमाउंट प्रीवियस ईयर, ठीक। तो ये चीजें आती हैं इसके अंदर में। अब जैसे मान लीजिए कि शेयर कैपिटल में लिख रही हूँ, मेरे नई कंपनी है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर में मैं लिखूंगी शेयर होल्डर्स फंड्स, और इसके अंदर में मैं डालूंगी अपना शेयर कैपिटल जितने का भी था। हम सपोज कर लेते हैं मेरे पास 27 लाख का था, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, ये तो आपका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक नोट्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें हम सारी डिटेल्स लिखते हैं। क्या हम बनाते हैं? नोट्स ऑफ अकाउंट्स। अब इसमें इस शेयर कैपिटल की सारी डिटेल होगी। क्या लिखेंगे हम? फॉर्मेट इसी तरह से बस एक लाइन यहाँ लगा देंगे हम, और इसको हम लिख के बताते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। मान लीजिए कंपनी शुरू हुई थी ऑथोराइज्ड कैपिटल से, तो इसके अंदर सबसे पहले आप लिखोगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसके अंदर आप क्या क्या डालोगे? जैसे मान लीजिए 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, कितना हो जाएगा? 50 लाख। 50 लाख, यहाँ ना हम रुपीज जरूर लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? मान लीजिए इश्यूड कितना हुआ, इश्यूड कैपिटल। अब आपको पता है ये सारा का सारा तो कंपनी ने इश्यू नहीं किया होगा। मान लेते हैं हम कंपनी ने सिर्फ 30,000 जो है वो इश्यू किए थे, तो 30,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। कितना होता है ये 30,000 एट द रेट ऑफ ₹100 ईच के हिसाब से? 30 लाख। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पार्ट, सब्सक्राइब एंड फुल पेड। थोड़ा सा खुश हो गया, जगह कम रह गई, ऊपर ज्यादा चला दिया मैंने। फुल पेड, इसके अंदर मान लेती हूँ मैं 27,000 शेयर्स के लिए आया था, तो 27,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 27 लाख। सो आपको ये समझ में आया होगा हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इनको कैसे शो करते हैं, सब्सक्राइब फुल पेड क्या होता है, कैसे हम इनको शो करते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स हैं आपके ये। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, या तो जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे बताती हूँ। जैसे कॉल मैंने किया 10 रुपए का, और उसमें से सिर्फ अभी 8 ही रुपए किसी के आए, तो वो पेड अप कैपिटल हो गया, और कॉल्ड अप कैपिटल कितना था? 10 रुपए था। तो इस तरीके से होता है। रिजर्व कैपिटल क्या चीज होती है? रिजर्व कैपिटल सेक्शन 65 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें अनलिमिटेड कंपनी जो होती है
उसको शेयर कैपिटल को रखना पड़ता है, हैविंग अ शेयर कैपिटल। जब वो लिमिटेड कंपनी जब वो कन्वर्ट करती है लिमिटेड कंपनी में, तो उसको एक मिनिमम शेयर कैपिटल जो होता है वो रखना पड़ता है, उसको हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। तो कंपनी का जो रेजोल्यूशन होता है उसमें ये होता है कि वही नॉमिनल कैपिटल जो है वो इंक्रीज कर सकती है अपने शेयर कैपिटल का बाय इंक्रीजिंग द नॉमिनल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ इज शेयर्स, या वो प्रोवाइड कर सकती है कि एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है मेरा अनकॉल्ड शेयर्स का वो मैं तब तक नहीं मंगाऊंगी जब तक मुझे जरूरत नहीं होगी, मतलब वो कंपनी तब तक नहीं मंगाएगी जब तक उसका वाइंडिंग अप नहीं होगा, तो वो पैसा ऑटोमेटिकली रिजर्व हो गया। आज की डेट में अगर वाइंडिंग अप होता है, इसका मतलब मैं बताती हूँ आपको, जैसे मान लीजिए 10 रुपये या 100 रुपये का शेयर था, 100 रुपए के शेयर में से अब तक कंपनी वालों ने सिर्फ 80 रुपया मंगाया आपसे और 20 रुपया नहीं मांगा है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट कॉल तक का पैसा मंगा लिया कि भाई 80 रुपये तक आप मुझे पेमेंट कर देना, 20 रुपये उसके बाद मांगा ही नहीं। जब तक कंपनी मांगेगी नहीं, मैं जबरदस्ती तो जा करके दे नहीं सकती कंपनी को, तो वो जो 20 रुपया नहीं मांगा वो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, इन केस कंपनी को जरूरत होगी तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी वो उनको मांगेगी, तब आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। तो वो क्या हुआ, वो एज सच कंपनी ने अपने पास इस पैसे को रिजर्व के फॉर्म में रख लिया कि जब उनको जरूरत होगी तब उसके अकॉर्डिंग वो इस पैसे को आपसे मांग लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी रख सकते हैं वो रिजर्व कैपिटल, या प्रॉफिट का 1% भी रख लेते हैं रिजर्व के फॉर्म में। तो जैसे कैपिटल रिजर्व होता है, ये क्या होता है, ये कैपिटल प्रॉफिट्स का जो पैसा ये रख लेते हैं, जैसे कि आपने फिक्स एसेट्स बेचा, उससे जो पैसे आए वो आपको एज ए रिजर्व रख लिए, तो वो कैपिटल प्रॉफिट्स जो होते हैं ना, ये हम अर्न नहीं करते नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। ये तो ठीक है, फिक्स एसेट्स ऑब्सोलीट हो गए थे, आपको अल्टीमेटली उसको सेल करना पड़ा तो उससे जो पैसा आया, या फिक्स एसेट्स जो रिवैल्यू होते हैं उनकी वजह से जो कीमत बढ़ती है तो जो पैसा आया, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स से जो पैसा आता है, या प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन क्या होता है, रिडम्पशन मतलब पे बैक करना। डिबेंचर्स एक तरह से लोन होते हैं कंपनी के, तो आज नहीं तो कल आपको उनको पे बैक करना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं रिडीम करना। पे बैक करना नहीं बोल के उसको बोला जाता है रिडीम करना, ठीक है। तो उसमें अगर आपको कोई प्रॉफिट मिला, सपोज करिए डिबेंचर्स डिस्काउंट पे थे, तो 10 रुपए का डिबेंचर था, 8 रुपए पे इस समय आपको देना पड़ा था, तो 2 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया ना, तो वो जो 2 रुपए है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है रिडीम करने के टाइम पे, ठीक है। प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ कंपनी प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के पहले देखिए पब्लिक कंपनी के वैसे तो लिमिट्स होते हैं कि वो जल्दी से बेच नहीं सकती है कुछ को, लेकिन कई बार होता है कंपनियों को प्रॉफिट हो जाता है उसमें भी। तो जो प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन के पहले मिलता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ कंपनी प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफीट करने के टाइम पे या री इश्यू करने के टाइम पे जो प्रॉफिट होता है वो आता है इसके अंदर में, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में कंपनी जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे भी शेयर्स इशू कर सकती है। कभी कभी जो प्रमोटर्स होते हैं पब्लिक कंपनी के, उनको दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू प्राइवेट सोर्सेज ऑल्सो, प्राइवेट सोर्सेज या प्राइवेट कॉन्टैक्ट से भी वो पैसा रेज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जो कंपनी होती है वो पब्लिक को नहीं कहती है कि आप आओ और मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब करो और मुझे पैसे रेज करने हैं, वो अपने ही जुगाड़ से अपने पैसे जो होते हैं उनका इंतजाम कर लेती है। तो इस टाइप के जो पैसे होते हैं उनको हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं, जिसको हमने नॉर्मली पब्लिक से नहीं मांगा है। और एक होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। जैसे मैं आपको थोड़ा थ्योरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता है एमसीक्यूज वगैरह आएंगे तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी उसकी। स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं कंपनी के, सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में, स्वेट मतलब पसीना होता है, आपको पता है, तो ये आपके एम्प्लॉयज को दिया जाता है जो इतनी मेहनत करते हैं आपकी कंपनी के लिए। तो डिस्काउंट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्योंकि आपको पता है कि इंटेलेक्चुअल जैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब इक्विटी शेयर्स विच इज इश्यूड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज, मतलब उनके एम्प्लॉयज को दिया जाता है या डायरेक्टर्स को दिया जाता है, वो भी डिस्काउंट पे, फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा किसी और चीज के लिए दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है किसी भी चीज के बेसिस पे, तो ये जो शेयर्स होते हैं वो होल्डर्स जो है, इसका एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है 3 साल। 3 साल के पहले वो शेयर होल्डर्स जो हैं इनको बेच नहीं सकते हैं। किसी भी कंपनी का ये रूल होता है कि अगर वो अपने एम्प्लॉय को शेयर्स देती है तो दोज एम्प्लॉयज कैन नॉट सेल देयर शेयर्स बिफोर 3 years, 3 साल के पहले नहीं दे सकते, वो लॉक इन पीरियड होता है उन शेयर्स का, ठीक है। ईएसओपी, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ईएसओपी में आपको बता देती हूँ, पब्लिक सब्सक्रिप्शन में आपको कल नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगी जो कि नेक्स्ट फ्राइडे को आएगी। सो आई विल ट्राई टू मेक अर्ली ऑल्सो, मैं कोशिश करूंगी किसी दिन अगर 2 वीडियो डाल पाई तो इसको थोड़ा सा फास्ट कवर करवा देती हूँ इस चैप्टर को, क्योंकि अभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो होता है, जैसे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है जनरल मीटिंग में, ईएसओपी का मतलब ये होता है
कि ये एक्चुअली राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता है किसी भी कंपनी का कि वो अपने होल टाइम डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज जो है उनको राइट देती है कि वो फ्यूचर डेट को, किसी भी फ्यूचर डेट को अपने शेयर्स को परचेज कर सकते हैं या वो सब्सक्राइब कर सकते हैं सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस के। तो इनको क्या है, क्योंकि ये कंपनी के ही बनते हैं, इसलिए इनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो आप बाद में बाय कर देना, आपके हम ये शेयर्स रख देते हैं एंड दैट टू लोअर देन द मार्केट प्राइस। ठीक है, बीइंग द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आपको ये बेनिफिट मिलता है। तो ये वॉलंटरी स्कीम होती है, अगर आप चाहो, अगर आप उस कंपनी के डायरेक्टर हो या कुछ हो तो आप बाय करो, अदरवाइज आप मत बाय करो, इट्स नॉट अ इश्यू एट ऑल। फाइन, सो ये होता है हमारा ESOP। ठीक, ये टर्म्स वैसे भी आपको क्लियर होने चाहिए। 12th के बाद आपने जब भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना है या करना है तो ये सब आपके लिए बहुत बहुत मायने रखेंगे, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक, और ये बैलेंस शीट का आप जरूर से फॉर्मेट देखिएगा। कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ जाता है कि हाउ विल यू शो इट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, अदरवाइज उसके मार्क्स आपके धक्के से ही कट जाएंगे, जबरदस्ती में कट जाएंगे। ठीक है, सो इफ दिस वीडियो इज क्लियर, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स जो मैंने बेसिक्स आपको दिए ये समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दूंगी, इनके जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं वो मैं स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर है, आपको ये समझ में आया कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स में, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। एंड यू कैन ऑलवेज वेट फॉर दिस वीडियोज ऑन फ्राइडे को मैं अकाउंट्स का वीडियो डालती हूँ 12th क्लास का। ठीक है, थर्सडे को 11th का अकाउंटेंसी रहता है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज़रूर से बेल आइकन दबाइए, और प्लीज़ आके सब्सक्राइब जरूर करिए, खाली देख के चले मत जाया करिए। सो एंड कमेंट करके भी बताइए कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो भी कमेंट करिए, नहीं पसंद आया तो भी कमेंट करिए। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।